हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह एंड आज का ये सेशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और ज़्यादा बेहतरीन बना देगा, आपके समझ को और ज़्यादा बेहतरीन बना देगा और आपके माइंडसेट को इस तरीके से बना देगा कि आगे आने वाले यूपीएससी के कोई भी सवालों को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं और आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथियों, यहां पर इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू इस सेशन से हम पीवाईक्यू के ईयरली एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं एंड यहां पर मैंने हिस्ट्री के यूपीएससी के अंदर पूछे गए 2013 के सवाल मैंने बनाए हैं। कंपाइलेशन है ये, जहां पर हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम समझेंगे कि यूपीएससी ने उस समय पे जो सवाल पूछा वो उनके आंसर्स क्या हैं एंड उनके बेसिस पे क्या यूपीएससी आगे आने वाले सवाल को पूछेगा क्या। सो दिस इज द मेन एजेंडा दैट वी विल बी फॉलोइंग टुडे एंड 2013 का ये हिस्ट्री का एनालिसिस है। मोर देन 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द 2013 पेपर और जिसका नियर अबाउट 20 मार्क्स से ज्यादा हो जाता है फ्रॉम द 200 मार्क्स। सो यहाँ पर इसीलिए हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जो कंपोनेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है साथियों। सो हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या इसका आंसर है और इसके बेसिस पे क्या और इसके कौन से बेसिस पे और कौन से कंपोनेंट्स पे आगे चल के सवाल पूछा जा सकता है। सो ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सवाल क्या है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर ओके ये कलर दिख नहीं रहा है, ऑल राइट ओके। So, with reference to the history of India, rock cut architecture, consider the following statements. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. ठीक है? The Barabar rock cut caves, they were originally made for the Ajivikyas by the Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made of different faiths. So, अगर हम साथियों हर एक ऑप्शन को अगर हम टैकल करें तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स। तो साथियों रॉक कट केव्स यहां पर जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई रॉक कट केव्स बने कैसे हैं। रॉक कट केव्स से पहले एक कंपोनेंट आता है दैट इज नोन एज रॉक कट आर्किटेक्चर और हमें यह पता होना चाहिए कि रॉक कट आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन किस हिसाब से हुआ। अब आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर में अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले केव्स होते हैं, देन टेम्पल्स होते हैं एंड इसके अलावा दूसरे कोई भी स्ट्रक्चर्स हो गए। सो फ्रॉम द इनिशियल टाइम पीरियड क्या किया गया कि सबसे पहले रॉक कट आर्किटेक्चर महाजनपदा के पीरियड पे इवॉल्व हुआ। इसके अंदर एक कंपोनेंट निकल के आया रॉक कट केव्स एंड उसी के साथ जब टेम्पल्स बनाए गए थे रॉक को तराशते हुए तो उसको रॉक कट टेम्पल्स बोला जाता है। अब यहां पर ये जो रॉक कट केव्स हैं, बदामी वाले जो रॉक कट केव्स हैं, बदामी कहां पर है? साउथ इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर आपने पढ़ा रहेगा ये स्टेटमेंट तो सबसे पहले रॉक कट केव्स का जो अर्लीस्ट हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो एविडेंसेस मिलते हैं मौर्यंस के। ओके, और मौर्यंस में भी दो लोग थे, एक तो थे अशोका एंड दूसरे थे दशरथा। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आजीविका और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए बिहार के अंदर जो बराबर और नागार्जुनी हिल्स के अंदर जो लोमस ऋषि एंड सुदामा केव्स हैं, सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस हमें रॉक कट केव आर्किटेक्चर का वहां पर मिलता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इधर ही गलत हो गया कि भाई बदामी में नहीं बट मौर्यन टाइम पे लोमस ऋषि एंड सुदामा केव्स में मिलते हैं। सेकेंड, द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविका बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए यहां से यहां तक अगर सिर्फ स्टेटमेंट रहता तो ये बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहां पर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य डाल दिया। अब आप इसको एलिमिनेट इस तरीके से भी कर सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वाज अ पेट्रोनाइजर फॉर हुम? फॉर जैनिज्म। तो जब ये जैनिज्म को पेट्रोनाइज कर रहे हैं तो आजीविका के लिए ये कम्युनिटी मतलब ये रॉक कट केव्स ये कहां से बनाएंगे? तो यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आजीविका कम्युनिटी को अशोका और दशरथा ने यहां पर पेट्रोनाइज करा था। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। एट एलोरा केव्स वर मेड caves were made for different faiths। अब अगर आपने गुप्ता के टाइम पीरियड का अगर आपने केव रॉक कट केव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा
तो यहाँ पर आपने अलग अलग केव्स के बारे में पढ़े होंगे। एक हो जाता है अजंता, दूसरा हो जाता है एलोरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका बाघ केव्स। सो ये अलग अलग प्रकार के केव्स थे। अब यहाँ पर अजंता जो था इट वॉज अ प्योरली बुद्धिस्ट केव, वेरएज एलोरा जो था इसके अंदर तीनों भी धर्म के केव्स थे। ब्राह्मणिकल दैट इज हिंदुइज्म के 17 केव थे, देन बुद्धिस्ट के 12 केव थे एंड जैनिज्म के नियरली 5 केव थे। सो फ्रॉम अ टोटल ऑफ 34 केव्स यहाँ पर अलग अलग धर्मों के केव्स बनाए गए थे, कार्विंग्स पाए जाते हैं। सो एलोरा, इन दी एलोरा केव्स वर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स। सो है तो सही। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें सो 1 एंड 2 एलिमिनेट हो जाता है, तो ये तो गलत ही हो गया, 2 इसमें ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, इट इज गोइंग टू बी ओनली सी। अब यहां से फ्यूचर लेवल्स पे आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, आजीविका कम्युनिटी के बारे, यहां पर आजीविका कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है। तो अब आगे चल सके आपसे पूछा जा सकता है कि भाई प्योरली बुद्धिस्ट केव्स कौन से हो जाते हैं, या कौन से रूलर्स ने बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा जैन केव आर्किटेक्चर के अंदर कौन से रूलर्स ने कंट्रीब्यूट किया। सो इस तरीके से इसके अंदर सवाल बन सकते हैं। अब रॉक कट केव्स यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो अब रॉक कट केव्स ऑफ साउथ इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। एंड क्योंकि यहां पर बादामी इंपॉर्टेंस में है, तो यहां पर साइट्स का मैपिंग भी पूछा जा सकता है कि भाई बादामी कहां पर है एंड बादामी के अंदर कौन से रूलर्स ने कंट्रीब्यूशन किया। सो बादामी के अंदर एक साउथ इंडियन रूलर्स थे, दैट इज दे वर दी चालुक्यास, ओके। एंड चालुक्यास के एक बहुत फेमस पर्सन थे, दैट इज मंगलेश चालुक्य, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। अब केव्स है तो केव्स के अंदर के डेकोरेशंस वगैरह क्या थे, कार्विंग्स क्या थे, इसके ऊपर भी आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर सवाल बन सकता है। सो दिस वाज हाउ वी नीडेड टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग हु विजिटेड इंडिया recorded general conditions of Indian and culture at that time. In this context, which of the following statements are correct? ह्यून सांग ने जो भी रिपोर्ट्स बनाए थे, उनके जो भी राइटिंग्स थे, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। अब पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर बस यही लिखा रहता द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो कहीं ना कहीं हमें यह चीज समझ में आ जाती। लेकिन यहां पर क्या बोला है, कंप्लीटली। मान लीजिए आज के टाइम में कोई हिस्टोरियन बोल देता है कि भाई कंप्लीटली चलो नहीं था, लेकिन 10 साल के बाद कोई और एक्सकवेशन हमें मिल सकता है, लिटरेरी एविडेंस मिल सकता है कि भाई ह्यून सांग के दूसरे कोई वर्क में कि इन्होंने बोला हो सकता होगा ना आगे चल के। बट अभी ही ये स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया कंप्लीटली, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है आगे चल के, फ्यूचर में, पास्ट में, कभी भी नहीं। सो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इसी से ही आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। However, it was not completely immune. वहां पर robbery थी during the Gupta time period. There was, during the Harshvardhana time period, there was robbery. As regards to punishments for offences, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of the person. अब ठीक है, ये statement अपने को पता नहीं है तो अपने इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। सो अगर अपने फर्स्ट स्टेटमेंट को ही ऐसे एलिमिनेट कर दें, सो वी आर ऑब्वियसली गेटिंग द आंसर दैट इज 2. वी डू नॉट नो अबाउट 2, तो 2 को ऐसे ही रखते हैं। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। अब ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, दैट इज इकोनॉमी ऑफ हर्षवर्धना। क्योंकि ह्यून सांग आए कब थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, तो हर्षवर्धना का इकोनॉमी आप समझ सकते होंगे, क्योंकि हर्षवर्धना का इतना बड़ा एम्पायर था, तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी। और इकोनॉमी अच्छी कब रही होगी, जब टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह सही रहा होगा। एंड टैक्सेस जब ये अलग अलग लोगों से लेते होंगे तब जाके ये चीज पॉसिबल होती। तो क्या ट्रेड्समैन से ये टैक्स नहीं लेते क्या? ऑब्वियसली लेते ना। सो हियर व्हाट वी कैन सी इज द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अपने गलत समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड वैसे ही अपने को सेकंड आंसर मिल सकता है। फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है कि यहां पर क्योंकि ह्यून सांग पूछा है, आगे चल के दूसरे जो चाइनीज ट्रैवलर्स हैं दैट इज फा हाइन हो गए, आई सिंह हो गए, इनके जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। यहां पर ट्रेड के बारे में पूछा गया है, गुप्ता, ये देखो ट्रेड्समैन है ना, तो गुप्ता के ट्रेड के बारे में पूछा गया है। तो आगे चल के गुप्ता के जो अलग अलग ट्रेड
के जो साइट्स हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, ट्रेड जो गिल्ड्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जो अलग अलग ट्रेड के टर्म्स हैं इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। सो यहीं से आपके फ्यूचर क्वेश्चंस बनेंगे और आगे चल के पूछे भी जाते हैं बाय द यूपीएससी। सो द आंसर फॉर दिस इज बी। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the provinces were directly elected by the people of those provinces, nominated by the Indian National Congress and the Muslim League, elected by the provincial legislative assemblies, selected by government for their expertise in constitutional matters। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कब? 1946 के अंदर बना। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी? ही वाज एमएन रॉय। अब लक्ष्मीकांत का अगर आप सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन कैसा था। तो अपने को क्या पता है कि ये जो लोग चुने जाते थे वो लोग पार्शियली इलेक्टेड थे एंड पार्शियली नॉमिनेटेड थे। अब पार्शियली नॉमिनेटेड किससे? प्रिंसली स्टेट से, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपने एरियाज में से कुछ लोगों को भेजा था तो उन्होंने नॉमिनेट करके भेजा था। लेकिन पार्शियली इलेक्टेड वाला जो फंडा आता है, तो इलेक्टेड में क्या होगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रोविंसेस के अंदर ही सरकार थी, तो प्रोविंसेस ने क्या किया था कि कुछ लोगों को चुन के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा अपना प्रतिनिधि बोल के, एंड वही लोगों ने आगे चल के संविधान का गठन किया। तो यहां पर इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल। अब सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थोड़ी ही पार्टी थे, इंडिया वाज अ डाइवर्स कंट्री ना। सो ये वाला ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही पार्टीज के ऊपर है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है? इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यार उस टाइम पे हमारा डेमोक्रेसी थोड़ी था। सो यहां पर this particular statement is wrong। selected by the government for their expertise and constitutional matters। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं था। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेज रही थी। सो इफ यू लुक एट द आंसर, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसके ऊपर सवाल पूछा गया। अब आगे चल के क्या आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे में, सो आपसे पूछा जाएगा कि भाई हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस, मतलब जो भी अंग्रेजों के समय पे जो इलेक्शंस की हिस्ट्री रही है और कैसे कैसे इंडियंस चुने गए हैं उस पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर आपसे आगे चल के सवाल उसके ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स। अब देखिए रॉक कट केव्स हमने पहले भी देखा, मैंने आपको बोला रिलीजियस रॉक कट केव्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। सो सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड एज चैत्यास व्हाइल द अदर आर कॉल्ड एज विहार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब हम बुद्धिस्ट केव्स के बारे में बात करते हैं तो वो दो कैटेगराइजेशन हम हमेशा पढ़ते ही हैं, दैट इज के विहार एंड चैत्या। विहार इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्या इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मंक्स। गलत है, क्योंकि ये ऑपोजिट कर दिया गया है। चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस फॉर मंक्स। सो दिस आंसर अपने आप में ही सही है, वैसे ही पता चल रहा है। चैत्या इज अ स्तूपा एट अ फार एंड ऑफ द केव। इससे ही पता चल जा रहा है कि गलत है। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज डिफरेंस, दैट इज व्हाई तो दो को कैटेगराइज किया गया था ना। तो ये सब्जेक्चुअल नॉलेज था और इससे अपने को पता चल रहा है। अब यहां पर क्या बोला गया है? चैत्या के बारे में पूछा गया है ना, चैत्या बोला गया है, विहार बोला गया है एंड यहां पर एक स्तूपा बोला गया है। अब आपके फ्यूचर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे आगे आने वाले ईयर्स में यूपीएससी द्वारा, सो वो इन तीनों के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा स्तूपा कौन से एरिया के अंदर था, साइड्स के एंगल पे, कौन सा चैत्या या कौन सा विहार कौन से एरिया के अंदर था। इस हिसाब से आपसे सवाल बन सकते हैं। जब हम आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। देखिए साथियों, बुद्धिज्म ये एक मेजर थीम है विच इज अ हॉट थीम ऑफ यूपीएससी। बुद्धिज्म के साथ जैनिज्म वगैरह भी एक हॉट थीम है और इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे बुद्धिज्म का जो एनलाइटनमेंट वाला फेज होता है ना, सैल्वेशन वाला, जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला उस चीज को हम निर्वाणा बोलते हैं। अब निर्वाणा उनको मिला कैसे था? निर्वाणा उनको मिला था व्हेन उन्होंने अपने सारे डिजायर्स को, इफ आप इनके फोर
ट्रूथ्स ऑफ लाइफ देखेंगे, दैट इज द आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब क्या हो जाएगा कि जीवन में दुख है और दुख का कारण है डिजायर, वो डिजायर को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप अपने इसको क्या करेंगे कि आप अपने जो डिजायर्स को हटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को आप फॉलो करेंगे। सो ये चीज बोला जाता है। सो निर्वाणा मतलब क्या, मतलब आपने एनलाइटनमेंट ले लिया जब आपने सारे डिजायर्स को त्याग दिया। सो उसका मतलब है निर्वाणा। ठीक है, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट अनाहिलेशन ऑफ सेल्फ। कंप्लीट अनाहिलेशन मतलब भाई खुद को ही भूल जाना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, कंप्लीट अनाहिलेशन तो एक्सट्रीम है तो गलत ही है। अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट मतलब हेवनली फील हो रहा है एंड आप अब इसके बाद आराम कर सकते हो, नहीं ये चीज नहीं है, ये उसके एक सब सेक्शन था, उसका एक मानना था, तो दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। द मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो ये कैसे होगा। सो द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। अब निर्वाणा बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, तो जैनिज्म के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई उनके लिए सैल्वेशन क्या था, क्या सैल्वेशन हिंदुइज्म के लिए क्या है, या अजीविका के लिए क्या है, या चारवाक के लिए क्या है, तो ऐसे करके आगे आपके सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक द पीपल ऑफ इंडिया agitated against the arrival of Simon Commission because Indians never wanted to review the workings of the Act of 1919। भाई हमें रिव्यू करना था क्योंकि ये एक्ट हमें हमारे लिए अच्छा नहीं था, हमें तो रिव्यू करना था, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि हमें ही रिव्यू नहीं करना था, तो ये तो गलत है। साइमन कमीशन recommended the abolition of diarchy in the provinces। इट एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल है ना, मतलब इनके आने से पहले ही हम एजिटेट कर रहे थे। ये तो साइमन का ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, साइमन कमीशन आया, उसने अपने रिकमेंडेशंस दिए, सो दिस इज बेसिकली लाइक द आफ्टरमाथ। सो ये भी गलत है, ये पहले का बात नहीं है, ये बाद की बात है। There was no Indian member in the Simon Commission. The Simon Commission suggested the partition of the country। नहीं भाई ये तो बहुत 20 साल पहले की बात है ना, 1927 में आया था साइमन कमीशन एंड पार्टीशन तो 1947 में हुआ। सो गलत है, ये ही मेन आंसर है, क्योंकि कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसके वजह से हमने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया। ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू व्हाट। अब देखो यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर अब यहाँ पे क्या आ रहा है ना साथियों, यहाँ पर टाइमलाइन वाला एंगल आ रहा है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 के अंदर हुआ था। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो ये 1946 में हुआ, क्रिप्स प्रपोजल की बात करें तो ये 1942 में हुआ, साइमन कमीशन 1927 में हुआ, वेवल प्लान 1945 में हुआ, 45-46 में हुआ। अब आप सोचिए साइमन कमीशन के बाद क्या स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो ये तो नहीं ही होगा, दिस वाज द मास मूवमेंट। सो और 15 साल हो भी गए हैं उस चीज को। कैबिनेट मिशन प्लान बाद में आया था क्विट इंडिया के, तो ये तो नहीं होगा। वेवल प्लान भी बाद में हुआ, तो हुआ क्या था 1942 में क्रिप्स प्रपोजल, जब ये फेल हुआ तो जाके क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पे, फ्यूचर में सवाल क्या बन सकता है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर ही दूसरा कुछ सवाल पूछा जा सकता है, या कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, या क्रिप्स क्यों फेल हुआ या इसके मेंबर्स कौन थे उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, या वेवल प्लान कब हुआ उसके बारे में। सो ये टाइमलाइन का क्वेश्चन है, और यही टाइमलाइन जो रहेंगे ना यहाँ पर, उसके ऊपर आगे चल के सवाल आपके बन सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, when we talk in the next question, what we can understand is which of the following characteristics of the people of India they possessed the great temple which of the following characteristics of the people of Indus civilization। Indus civilization के समय पे क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। क्या उन्होंने टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए थे क्या, चलो पैलेसेस अगर बनाए भी होंगे तो क्या टेम्पल्स बनाए थे क्या। वी हैव स्ट्रिक्ट एविडेंस दैट दीस पीपल डिड नॉट कंस्ट्रक्ट बिग टेम्पल्स। ठीक है, ऑल्दो आइडल वर्शिप था, दीस पीपल वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। मेल के अंदर किसको वर्शिप कर रहे थे, पशुपति महादेवा, बेसिक है, एंड फीमेल डीटीज के अंदर मदर गॉडेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स इन वॉरफेयर। ये लोग उस टाइम पे चैरियट्स बना तो रहे थे लेकिन वो ट्रेड के लिए बन रहा था, लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ द वैदिक एज। ओके, ये ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक एज का पार्ट होता है।
सो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये टाइमलाइन अगेन है। सो इसमें आंसर क्या है, बी है आंसर। अब यहां से आपके आगे आने वाले सवाल क्या बन सकते हैं, या तो वैदिक एज के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, या तो अब क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन है, ठीक है, ये इंटरचेंज इन्होंने कर दिया है, वैदिक का स्टेटमेंट यहाँ डाल दिया है, सो आगे चल के वो चाल्कोलिथिक का स्टेटमेंट आईबीसी में डाल देंगे, आईबीसी का स्टेटमेंट चाल्कोलिथिक में डाल देंगे, वही रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई चाल्कोलिथिक में ये था और यहाँ पर दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन में दूसरा था। Which of the following statements are applicable to the Jain doctrine? सबसे पहला ये होगा इसमें, the surest way of annihilation of karma is to practice penance. Every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane of the soul and must have ended. Karma is the bane of soul and must be ended. अब देखो यहां पर ऑप्शन के अंदर देखें तो which of the following is the correct answer? So अगर हम देखें सेकेंड स्टेटमेंट, हमें ये पता है कि भाई वो चीज सही है क्योंकि जो जैन लोग थे वो लोग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स में बोलते थे कि दोनों के अंदर सोल है। सो यहां पर इनके सोल का कॉन्सेप्ट क्या है, एनोनिमेट सोल एंड इनोनिमेट सोल, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जैनिज्म के अंदर, ठीक है। सो दी सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जब सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये वाले ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, और थर्ड अपने को पता चल ही रहा है कि थर्ड इज करेक्ट। The surest way of annihilating the karma is to practice penance. अब penance की जब हम बात कर रहे हैं तो penance मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जैनिज्म इज एन एक्सट्रीम रिलीजन जो एक्सट्रीम चीजों को करता है, ठीक है। दैट इज दे आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, दे आर नॉट गोइंग टू दे आर गोइंग टू डू द फास्ट अंटिल डेथ, ठीक है, संथारा या सल्ले खाना जिसको बोला जाता है। सो ये एक्सट्रीम है, नेकेडनेस फॉलो करना, दिस इज एक्सट्रीम। सो यहाँ पर पेनेंस मतलब एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, एंड आगे चल के इसमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैन एक मेजर थीम है, यहाँ पे सोल के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जो क्योंकि जैनिज्म का फिलोसॉफी भी है तो यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविका, ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी, इनका व्यू ऑन कर्मा पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके सवाल आपके यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, who among the above were preaching when the Lodi dynasty fell and the Babur he is going to take over? अब यहां पर एस्पेक्ट क्या है कि भाई भक्ति सेंट्स के बारे में है, तो यहां पर कंटेम्प्ररी लेवल पे पूछा जा रहा है कि भाई किसका मतलब कौन सा भक्ति सेंट किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे था। तो उसी हिसाब से आगे चल के क्या पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सूफी सेंट किस पर्टिकुलर टाइम पे था, कौन से रूलर्स के कंटेम्प्ररीज होंगे। तो इस हिसाब से आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि यहां से हम एक चीज क्या निकाल सकते हैं, थीम, यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो है कंटेम्प्ररीज, ओके, कंटेम्प्ररीज। अब ये भक्ति के बारे में पूछा गया है तो अगला हो सकता है सूफी के बारे में, यहां पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे लोधी डायनेस्टी एंड बाबर के बारे में पूछा गया है, तो लोधी डायनेस्टी के एक्टिविटीज के बारे में पूछा जा सकता है, या बाबर के एक्टिविटीज के बारे में पूछा जा सकता है, या लोधी डायनेस्टी एंड बाबर के बीच का क्या रिलेशन था उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये सारे प्रोबेबल टॉपिक्स निकल के आते हैं। अगला सवाल की बात करें, सो कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता, लिपाक्षी एंड सांची स्तूपा, which of the above places are known for mural paintings? अब मुरल पेंटिंग्स की बात करें तो मुरल पेंटिंग्स मतलब क्या, बिग वॉल पेंटिंग्स, और केव्स के अंदर पेंटिंग्स तो करी जाती थी। सो अजंता केव्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स करे गए हैं, लिपाक्षी टेम्पल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स करे गए हैं, एंड सांची स्तूपा के अंदर कार्विंग्स करे गए हैं, ठीक है, कार्विंग्स करे गए, ओके वेट, लिपाक्षी टेम्पल के अंदर भी कार्विंग्स करे गए हैं, लेकिन केव्स हैं जहां पर पेंटिंग्स करे गए हैं, ठीक है। अब एक तो ये चीज हुआ, दूसरा जब हम मुरल पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो मुरल्स के अलावा एक और टाइप ऑफ पेंटिंग्स होता है, दे आर गोइंग टू बी नोन एज द मिनिएचर पेंटिंग। सो यहाँ पर कौन से डिनेस्टीज ने मिनिएचर पेंटिंग्स करे, उन डिनेस्टीज के मिनिएचर पेंटिंग्स का थीम कहाँ था और लोकेशंस क्या थे जहां पर ये मिनिएचर पेंटिंग्स पाए गए। तो ये वाले मुद्दे के ऊपर आपसे आगे चल के ये फॉर्मेट में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पेंटिंग्स कल्चर का एक बहुत मेजर स्कोप होता है। अगले सवाल की बात करें तो ये संख्या स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई संख्या का फिलॉसफी क्या था, ठीक है।
तो संख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थियरी ऑफ रीबर्थ एंड और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। भाई देखो, संख्या जो है ये एक ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल दी ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी ने रीबर्थ का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, क्योंकि हर एक सैल्वेशन की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब इस लाइफ के साइकिल से मुक्ति पाना। तो जब लाइफ साइकिल किससे मुक्ति पाने की बात आ रही है, मतलब वो बिलीव तो कर रहे हैं ना कि लाइफ साइकिल करके कोई चीज है, तो उसी से ही पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। संख्या holds that it is self knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent। ये गलत है, क्योंकि यहां पर एक्सटीरियर एजेंट क्या है? एक्सटीरियर एजेंट इट इज द नेचर, इट इज द मेडिटेशन, इट इज द डिवाइन एजेंसी। तो द सेकेंड स्टेटमेंट इस हिसाब से एक्सट्रीम लगता है। तो यहां पर सवाल संख्या के बारे में जब पूछा गया है, तो दूसरे जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफीज है उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अभी हमने क्या देखा? बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के ऊपर सवाल पूछा, जैन फिलोसॉफी के ऊपर सवाल पूछा, अब यहाँ पर संख्या के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो आगे चल के और भी सवाल बन सकते हैं। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द pose in dance and dramatics called Tribhanga has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which describes this pose? तो ये त्रिभंगा पोजीशन जो है साथियों, ये डांस फॉर्म्स के अंदर हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉडी ऑफ थ्री बेंड्स, ओके, दैट इज द नेक, द टॉर्सो एंड द हिप, ठीक है। सो इसके अंदर one leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at waist and neck, ठीक है। facial expressions, hand gestures and makeup, ठीक है। इट इज द बॉडी ऑफ थ्री बेंड्स, मतलब बॉडी तीन जगहों पे बेंड हो रही है। इट इज नॉट अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस। मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स, ये मूवमेंट्स की बात कर रहा है। अ लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व्ड, नहीं ये भी नहीं है। सो इट इज वन लेग इज बेंट, ओके, द बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। सो द बॉडी ऑफ थ्री बेंड्स, दैट इज द वेस्ट, that is the torso, the neck and the knee. Annie Besant, she was responsible for starting the home rule movement, the founder of Theosophical Society and once the president of Indian National Congress. तो यहाँ पर जब अपने देखें तो इसका ऑप्शन क्या होता है कि हाँ, उन्होंने होम रूल मूवमेंट 1916 के अंदर स्टार्ट किया था, लेकिन वो जो फाउंडर की बात हो रही है थियोफिजिकल सोसाइटी की, इसके फाउंडर थे MS ऑलकॉट। शी वॉज अ मेंबर ऑफ थियोफिजिकल, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है। सेकंड को आप ऐसे ही कर लो तो अब थर्ड की बात आ जाती है, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ऐसे ही बस सोच लो कि भाई एनी बेसेंट इतना बड़ा नाम है, क्या कभी भी उन्होंने इसका प्रेसिडेंट बनी नहीं होगी क्या? देयर आर चांसेस की बनी होगी ना, एंड शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था, बट इफ यू जनरली एंड लॉजिकली थिंक, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। जब हम आगे बात करें, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये 1886-1887 की बात है, जब यूरोपियन कॉन्विक्ट्स को इंडियन जजेस नहीं देख पाते थे, ओके, एंड यहाँ पर यूरोपियन कॉन्विक्ट्स को यूरोपियन जजेस ही देख पाते थे। इसी वजह से इल्बर्ट बिल लाया गया था कि यूरोपियन कॉन्विक्ट्स को इंडियन जजेस भी देख सके, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं हुआ एंड वो एक कंट्रोवर्सी हो गई। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कौन से मुद्दे पे? इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स, नहीं। Imposition of restrictions on newspapers and magazines, नहीं। Removal of disqualifications imposed on Indian magistrates, नहीं। Removal, with regard to trial of the Europeans, okay, ये removal of duty on imported cotton cloth, नहीं, ठीक है। Removal of disqualifications imposed on Indian magistrate with regard to trial of the Europeans, बस यही स्टेटमेंट आपको ढूंढना था और यहां से आपको आंसर मिल जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओके, सो दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसके अंदर पूछे गए। यहां से आपको ऑलरेडी एक आइडिया आ गया रहेगा कि यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछती है वही एक थीम के ऊपर यूपीएससी आगे चल के और ज्यादा सवाल आपसे पूछ सकती है इन द कमिंग ईयर्स। और यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, यूपीएससी ने आगे चल के उसके ऊपर भी सवाल पूछे हैं। तो ऐसे ही हम आगे चल के दूसरे PYQs भी करेंगे। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। थैंक यू एवरीबॉडी।